है कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां कभी चूल्हा बुझेगा। कोरोना काल में मुफ्त राशन देने वाली योजना हमने शुरू की थी और तब मोदी ने तय किया था मैं इस देश के किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा, गरीब का घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा, कोई मेरे बेटे बेटी रात को भूखे सो न जाएं। मैंने पक्का मन बना लिया है कि दिसंबर के बाद भी गरीबों के वो मुफ्त राशन की योजना 5 साल के लिए चलाऊंगा। मतदान में अभी इतने दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा पंक्चर हो गया, फूट गया है। कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे की हवा निकल गई है और आपने देखा है ना, जब गुब्बारे की हवा तेजी से निकलती है तो वो कैसे लड़खड़ाता है, शोर मचाता हुआ इधर उधर जाता है। वैसे ही हारते हुए कांग्रेस के नेता इधर उधर भागते हुए अब सिर्फ शोर ही शोर मचा रहे हैं। यहां एमपी में कांग्रेस ने आपके सामने 2 ऐसे नेता खड़े किए हैं जो कई दशकों से मध्य प्रदेश कांग्रेस को चलाते हैं। अब आज क्या काम कर रहे हैं? दोनों कपड़ा फाड़ नेता बन गए हैं। एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं और दूसरे को कहते, अपने समर्थकों को कहते तू उसके कपड़े फाड़, वो अपने चेलों को कहता तुम उसके कपड़े फाड़। यही नेता एमपी को 10 तक अभाव में रखने वाले एमपी को वंचित रखने के लिए जिम्मेदार है। ये आपके बेहतर भविष्य का भरोसा कभी नहीं दे सकते। इनका तो अभी बस एक ही एजेंडा है, 3 दिसंबर को भाजपा से हारने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस पर किसका बेटा कब्जा करेगा। उनकी लड़ाई ये है, अपने बेटों को सेट करने में वो पूरे मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। और मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सतना के चित्रकूट में जनसभा की। इस दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ करने की बात भी कही। प्रियंका गांधी ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भी उन्होंने खूब कटाक्ष किए। सुनाते हैं क्या कहा प्रियंका ने। यहाँ आप इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहे हो, यूरिया की इतनी बड़ी समस्या है, क्या किया है इसके समाधान के लिए? आपको कोई राहत क्यों नहीं दी? मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से ये लोग कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसा नहीं है। मैं बता रही थी जब आंदोलन हो रहा था तो प्रधानमंत्री घर से अपने आवास से निकले तक नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। बहनों और भाइयों, मोदी जी को कहते हैं कि 70 साल पुरानी चीज तो कुछ नहीं की। भाई कांग्रेस की सरकारों ने कुछ नहीं किया, कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चलो ठीक है, मान लिया। आपको कुछ नहीं पसंद, कहते हैं कि आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसी बड़ी जो बीएचईएल, एचएएल, अगर ये कांग्रेस ने 70 सालों में बनाया नहीं होता तो आपने अपने उद्योगपति मित्रों को दिया कैसे होता? किसानों के कर्ज माफ करेंगे। अब शायद आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की यहाँ सरकार पिछले चुनाव में भी आपने चुनी थी, आपको याद होगा पहले कांग्रेस की ही सरकार बनी थी, फिर रिश्वत देकर धन बल पर आपने जो निर्णय लिया था अपने लिए उसको बदल दिया इन लोगों ने। भाजपा ने सरकार चोरी कर ली, आप ही से चोरी की। हमारी सरकार गिराकर भाजपा की सरकार इन्होंने बनाई। लेकिन हमारी सरकार 15 महीनों के लिए तो चली थी और उन 15 महीनों में किसानों के कर्ज माफ करना शुरू किया था, उन 15 महीनों में। और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में किसानों के कर्ज माफ किया है हमने। इस आधार पर हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार आएगी तो यहां भी हम वही काम करेंगे। लाखों युवाओं की उम्र बीत रही है, भर्ती की परीक्षा पे परीक्षा दे रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा।
कुछ बच्चे बेचारे 26 साल के हो जाते हैं, 27 साल के हो जाते हैं, परीक्षा दे दी, इंतजार में है कि चलो इस साल नहीं तो अगली साल भर्ती की लिस्ट आ जाएगी, फिर से क्यों दे, फिर से क्यों फीस भरे, नहीं आती रोजगार की लिस्ट। भर्ती घोटालों से जिंदगी बर्बाद हो गई है उनकी। जवाब आपको क्या मिलता है? मामा है हम आपके। महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। हर रोज मध्य प्रदेश में 17 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। सुरक्षा नहीं है, लाडली है लेकिन सुरक्षा नहीं है। कम से कम सुरक्षा तो दे देते मामा जी। तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप प्रियंका गांधी को सुन रहे थे, उसके पहले प्रधानमंत्री को आपने सुना। दोनों सतना में ही अलग अलग रैलियां कर रहे थे, और इसके लिए जानना जरूरी है कि सतना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी और ज्ञान शुक्ला दोनों जुड़ गए हैं। सबसे पहले ज्ञान शुक्ला के पास चलते हैं। ज्ञान शुक्ला जी, आप बताइए सतना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैं बाबा ये बताना चाहूंगा क्योंकि सतना जो है एक विंध्य की औद्योगिक राजधानी मानी जाती है। विंध्य में कुल मिलाकर 30 सीटें हैं, जिनमें पिछली बार 24 सीटें भाजपा जीती थी, 6 कांग्रेस की थी। लेकिन जो वर्तमान परिदृश्य है इसमें मतलब मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अंदर रूप से हिली हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बागियों की जो संख्या है वो भाजपा की काफी बागी जो है बहुजन समाज पार्टी जाके लड़ रहे हैं चुनाव, और कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी स्थितियां भी अच्छी हैं। तो विंध्य में और चंबल में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के जो इंटरनल सर्वे है वो भी ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने आप को यहाँ पर असुरक्षित कर रही है, इसलिए लगातार तमाम सभाएं हो रही हैं। मोदी जी का ये पहला दौरा नहीं है विंध्य का ये चौथा दौरा है उनका। और आदिवासी बाहुल्य, चाहे वो शेडोल की बात हो, अगर आप जन आशीर्वाद यात्रा की बात करें तो जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत भी ठीक उसी स्थान से हुई थी जहां पर आज प्रियंका गांधी ने मिचकुरिन जगह है मजगमा चित्रकूट विधानसभा सतना की, वहां पे जो आदिवासी बाहुल्य बेल्ट है वहां पर ही जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हुई थी, और वहीं से ही आज प्रियंका गांधी ने भी हुंकार भरी है। इस नाते से ये पूरा फोकस जो है, और आज प्रियंका गांधी थे, नरेंद्र मोदी जी थे, और कल 10 तारीख को सतना में ही राहुल गांधी की भी एक बड़ी आम सभा है। जी बाबा जी। अनुराग, आप बताइए विंध्य कितना इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री बार बार जा रहे हैं, प्रियंका जा रही है, राहुल गांधी भी जाएंगे, क्यों? बाबा, मैं अपने शानदार साथी ज्ञान शुक्ला को सुन रहा था। जैसे हमारे कई साथी हैं, ज्ञान विंध्य की पूरी राजनीति पर बहुत ही बारीकी से नजर रखते हैं। जैसे महाकौशल में संजीव चौधरी हैं, देव शिमाली जी हैं ग्वालियर चंबल में। तो ये उनका तो नाम ही अनुराग उनका तो नाम ही ज्ञान है। तो जिनका नाम ही ज्ञान है तो उनसे ज्ञान की तो हम सब उम्मीद कर ही सकते हैं। जी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल बाबा, तो मैं बस एक ही बात जोड़ना चाहता हूं कि आज संभवतः शायद ज्ञान इसको सही कर दे अगर मैं गलत हूं तो, पहली बार ऐसा हुआ जब एक ही क्षेत्र में प्रधानमंत्री भी थे और कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता प्रियंका गांधी भी थी। वो चित्रकूट में थी और प्रधानमंत्री सतना में थे, जहां पर जो सांसद हैं वहां के गणेश सिंह, वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का और उनके पक्ष में। और वहीं चित्रकूट में नीलांशु चतुर्वेदी है, उनका तीसरा चुनाव होगा और नीलांशु उपचुनाव भी जीते थे और उसके बाद लगातार जीतते रहे हैं। तो एक बहुत वैसा इलाका है जहां पिछली बार बीजेपी को झोली भरकर सीटें मिली थी 30 से 24। लेकिन जैसा ज्ञान बता रहे थे, ये सही बात है कि कई आंतरिक सर्वे ये बता रहे हैं कि इस बार विंध्य में बीजेपी की कहीं ना कहीं थोड़ी सी जमीन खिसकी हुई है और इसी वजह से बीजेपी चाहती है कि सारा वो अपनी ताकत विंध्य में झोंक दे और जो भी खाई उसकी बड़ी हो रही है, क्योंकि विंध्य वो क्षेत्र है जहां पर जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा हावी रहते हैं। आपको याद होगा कांग्रेस के जो कमलेश्वर पटेल हैं, इकलौते ऐसे नेता हैं जो विंध्य से आते हैं, ओबीसी का बड़ा चेहरा है, पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे और उनको सीडब्ल्यूसी में जगह मिली हुई है। अजय सिंह, अर्जुन सिंह के बेटे, वो भी कांग्रेस के कद्दावर नेता वहां से आते हैं और आखिरी वक्त में बीजेपी ने अपने एक वरिष्ठ नेता को वहां से कैबिनेट मंत्री बनाया जब चुनाव आचार संहिता लगने में 1-2 महीने ही बाकी थे। और उसके बाद कोशिश है कि वहां पर ब्राह्मण वोटरों को साधा जाए, लेकिन मैहर से एक बार फिर जो मैहर के विधायक थे नारायण त्रिपाठी, उन्होंने कांग्रेस में जाने की कोशिश की, कांग्रेस से टिकट नहीं मिली। वैसे भी वो
कई सारे दलों से निर्दलीय भी चुनाव लड़े और मैहर जीतते रहे हैं और अब बीजेपी से अलग हो गए हैं। तो इस बार विंध्य में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसे में प्रधानमंत्री हो या बीजेपी के और वरिष्ठ नेता हो, इसके जरिए विंध्य को साधने की कोशिश है, क्योंकि अगर विंध्य हाथ से गया, यानी विंध्य में अगर पिछली दफा से कम सीटें आई, तो बाकी के इलाकों में बीजेपी पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा। ये बीजेपी को भी पता है और इसीलिए विंध्य में हर समीकरण को वो साधने के लिए अपने बड़े नेताओं से लेकर तमाम जो जातिगत समीकरण है, क्योंकि गणेश सिंह भी ओबीसी वर्ग से आते हैं और एक बड़े नेता हैं, तो इन सब के लिए इनके पक्ष में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। बाबा जी ज्ञान, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने कहा कि बागी जो है वो खेल खराब कर रहे हैं, तो आप बताइए विंध्य में कितने, किस पार्टी के कितने बागी हैं और क्या उनको अभी तक मनाया नहीं जा सका है, क्या उनसे बातचीत नहीं की जा सकी है? बाबा मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि विंध्य क्षेत्र में जैसा अनुराग जी ने बताया कि विंध्य में एक तो बागियों का समीकरण है, दूसरा यहाँ पर पूरी विंध्य की पूरी राजनीति कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर चलती है। कुशवाहा वोट बैंक, पटेल वोट बैंक, ब्राह्मण वोट बैंक, क्षत्रिय, वैश्य, तो उस आधार पर जैसे सतना, अकेले सतना की ही बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के ही एक बागी चित्रकूट विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सतना प्रॉपर में जो टिकट के प्रबल दावेदार थे रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा, वो बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे मतलब पूरे विंध्य में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं। और चूंकि मैं एक चीज और बताना चाहूंगा बाबा आपसे, चूंकि ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ये एडजॉइनिंग बेल्ट है, तो इसमें यहां पर लगभग सभी सीटों पर, मतलब अगर 30 सीटें हैं तो कम से कम 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी का भी एक पर्टिकुलर वोट बैंक है। मतलब किसी भी चुनाव में उठा के आप देख लें तो 18,000 20,000 एक कार्डर बैंक है बहुजन समाज पार्टी का। तो अब एक चुनौती अपने बागियों की है, अपने असंतुष्टों की है। कुछ लोग मुखर होकर असंतुष्ट होकर बागी दिख रहे हैं, और बाकी पार्टी के अंदर जो भीतरघात है, जैसे सतना विधानसभा की अगर हम बात करें तो सतना में 3 बार के विधायक शंकर लाल तिवारी जो है वो यहाँ पर एक बागी की भूमिका में ही है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है वो, लेकिन सतना की अन्य विधानसभा में जाते हैं। लेकिन जब सतना में मुख्यमंत्री रोड शो करते हैं, आज प्रधानमंत्री ने जब यहाँ पे कार्यक्रम किया तो उनने प्रधानमंत्री तक के वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। तो चूंकि सतना प्रॉपर एक ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, तो उनका ना खड़ा होना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ब्राह्मण समाज की एक नाराजगी कहीं ना कहीं है। 4 बार के सांसद गणेश सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, काफी अच्छे चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी अच्छी है, लेकिन चूंकि भीतरघात की स्थितियां और जो अन्य बागियों की स्थितियां हैं, कुल मिला के समीकरण ऐसा बना रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहां रीवा के अंदर आप यही हाल है। रीवा में पिछली बार 8 विधानसभा है रीवा जिले की, तो 8 में से 8 विधानसभा पूरी जो है भारतीय जनता पार्टी के पास थी। लेकिन इस बार जैसे सतना की अमरपाटन सीट है, रीवा की मऊगंज सीट है, तो ये मतलब हर सर्वे में रीवा में प्रदीप पटेल जी विधायक हैं, सतना में जो मंत्री हैं अमरपाटन से मध्य प्रदेश शासन के मंत्री राम खिलावन पटेल हैं, उनके बारे में हर सर्वे में कहा गया था कि मतलब वो सबसे कमजोर सीट है, क्योंकि वहां बहुत गंभीर जातिवादी आरोप राम खिलावन पटेल के ऊपर लगते गए। लेकिन अंतोगत्वा उनको टिकट दे दिया गया। उसका नतीजा यह हुआ कि मैं बताना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज से 3 दिन पहले अमरपाटन में सभा की, तो पूरी अमरपाटन विधानसभा का एक भी ब्राह्मण भाजपा का एक भी ब्राह्मण नेता उस मंच तक नहीं पहुंचा। जितने भी प्रबल दावेदार थे भारतीय जनता पार्टी के, वो अगर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं शामिल हो रहे हैं, तो ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। जी एक अंतिम का सवाल अनुराग से। अनुराग, जो बात ज्ञान ने इशारा किया, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा। उन्होंने कहा एमपी यूपी का बॉर्डर है, आप बीएसपी की चर्चा बार बार करते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि अब तो समाजवादी भी है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, तो ये दोनों मिलके क्या बहुत ज़्यादा खेल बिगाड़ने की स्थिति में है, या फिर आपको लगता है कि ये वोट जीत का अंतर कम कर पाएंगे, हरवा ना पाए शायद? देखिए बाबा, 2 चीज़ें हैं। समाजवादी पार्टी का अगर आप पिछले चुनाव में प्रदर्शन देखेंगे तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी, लेकिन तब भी वो 1.6% के आसपास वोट निकाल पाई थी, जबकि इससे ज़्यादा निर्दलियों ने लगभग 5.5% वोट निकाला था। लेकिन अगर आप वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो उसका एक कार्डर बेस है जो लगभग 6% वोट उसको पिछली बार भी पड़े थे, लेकिन उसके पहले के चुनाव में अगर आप देखें तो 9 से 10% बसपा के वोट रहते हैं। तो बसपा की ताकत कहीं ज़्यादा बड़ी है। ये ज़रूर है कि समीकरण कई बार बनते बिगड़ते हैं और इस वजह से सीटों में वो तब्दील नहीं
हो पाते हैं। जैसे पिछली दफा अगर कांग्रेस की बात करें और बीजेपी की बात करें तो दोनों के बीच में 6 से 7 सीटों का फासला था, लेकिन वोट बीजेपी को 50-60 हजार ज्यादा मिले थे। तो ऐसे कई बार समीकरण बदल जाते हैं, बन जाते हैं। ऐसे में बसपा एक बड़ी ताकत है, समाजवादी पार्टी उतनी नहीं। समाजवादी पार्टी ये जरूर हो सकता है कि जो अगर कई नेता जो नाराज रहते हैं अपनी पार्टी से और वो समाजवादी की टिकट पे लड़ते हैं, तो समाजवादी पार्टी और प्लस उस नेता का जो अपना वोट बैंक है उसकी वजह से अगर कुछ ऐसे समीकरण बदलें कि वो अपनी सीट निकाल पाए तो ये बड़ी बात होती है। जो उत्तर प्रदेश से लगी सीमा है वहां पर समाजवादी पार्टी का फिर भी थोड़ा बहुत जैसे मैंने बताया 1.5-2% वोट मिल जाए, लेकिन बसपा का जनाधार न सिर्फ विंध्य में है बल्कि बुंदेलखंड में भी है और भी कई आसपास के इलाकों में उसका बिखरा हुआ वोट बैंक है। तो बसपा कहीं एक बड़ी ताकत है और इस बार चूंकि वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मिलकर लड़ रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि बसपा एक मजबूत ताकत बनकर उभरेगी, न सिर्फ वोट बैंक के मामले में बल्कि हो सकता है अगर वो कुछ सीटें ज्यादा निकाल ले तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, खास करके विंध्य और बुंदेलखंड के इलाके में। जी जी, ज्ञान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग आप बने रहिए, एक राहुल गांधी की चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर आपके पास आएंगे। ज्ञान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो ज्ञान दिया हमें उसके लिए। और मध्य प्रदेश में अब राहुल गांधी भी फिर से जो है सक्रिय हो गए हैं। अशोकनगर में उन्होंने रैली को संबोधित किया और भाजपा सरकार पे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, बीजेपी सरकार किसानों का पैसा छीन लेती है। क्या कहा राहुल, ये सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी यहां जीतने जा रही है। मैं यहां आपसे आता हूं, वायदे करता हूं, मैं वायदे पूरे करता हूं। पिछली बार मैंने आपसे कहा था, मैं आपको झूठ नहीं बोलता हूं, पिछली बार मैंने आपसे कहा था देखिए किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। कर्जा माफ हमने पहली कैबिनेट मीटिंग में कर दिया। अब बीजेपी दूसरी तरीके की सरकार चलाती है, किसानों से पैसा छीनते हैं। यहां पे किसी भी किसान से पूछ लो, फसल बीमा योजना का पैसा आपको मिला? नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिल सकता। इतनी ऊर्जा है, इतना डायनामिज्म है, इतनी शक्ति है, मगर इन युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? जहां भी मैं गया किसी भी युवा से मैं पूछता, भाई क्या कर रहे हो? काम नहीं है। अनुराग, संक्षेप में जानना चाहूंगा, तो पूरा राहुल गांधी सीधा केदारनाथ से पूरा फ्रेश लग रहे थे। जी बाबा, बिल्कुल। और राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो यात्रा के बाद निकले हैं, कई लोग कहते हैं कि उसमें उनमें एक नए राहुल गांधी को देखते हैं, जैसे कई बार वो भी कह रहे हैं। और कई जगहों पर वो जो मुद्दे उठा रहे हैं बेरोजगारी के, स्वास्थ्य से संबंधित या बाकी जो जातिगत जनगणना को लेकर, तो कई बार ऐसा लगता है कि वोटरों के बीच में एक पैठ बना पा रहे हैं नए तरीके से। हालांकि कितना तब्दील होता है, वोटरों से कनेक्ट कितना होता है, चुनाव के बाद 3 तारीख को ही हम बता पाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा अनुराग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, इस चर्चा के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। अमित शाह महादेव डांड में रोड शो उन्होंने किया है और इस दौरान उन्होंने पत्थलगांव प्रत्याशी गोमती साय के पक्ष में वोट करने की अपील की है। साथ ही रोड शो के बाद शाह ने कुनकुरी में एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव हो गया है, इसमें कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, ये निश्चित हो गया उन्होंने कहा है, और बीजेपी की सरकार बनने वाली है। क्या कहा है उन्होंने, ये आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे। और वहीं सीएम जो है भूपेश बघेल की भी चर्चा कर लेते हैं। महासमुंद के सरायपाली में चुनावी सभा को उन्होंने भूपेश बघेल ने संबोधित किया और उन्होंने भी कहा कि जो 20 सीटों पे पहले चरण में मतदान हुआ है उसमें 20 में 20 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। सुनाते हैं क्या कहा है भूपेश बघेल ने। मैं भी अभी चुनाव करा का है। प्रथम चरण के मतदान हो गए, 20 विधानसभा में मतदान के कार्य पूरा हो गए। आज 9 तारीख के परसों होकर यहाँ मतदान हुई से। पिछले समय हमन 20 में से 17 विधानसभा जीते रहे। उनमें 3 ठग भारतीय जनता पार्टी नहीं, 2 ठग भारतीय जनता पार्टी पारी से और 1 ठग
जोगी कांग्रेस 3 सीटों कर मन के रेस है। उपचुनाव हुए तो 2 सीट है, एक जोगी कांग्रेस के और एक भाजपा के उल हमन जीत ले। अब वो 20 विधानसभा में केवल एक रमन सिंह भर के सीट बाचे रही से भाजपा के। अभी जिन मतदान हुए मैं आप लोग बताता हूं, ये 20 में से 20 सीट जीता था और रमन सिंह के भी डब्बा गोल हो गए, बोरिया बिस्तर गोल हो गए। तो जो भी नेता जो है जो पहले चरण के मतदान के बाद अपने अपने दावे कर रहे हैं, सब जो है 20 की 20 सीटों के दोनों बीजेपी और कांग्रेस के दावे जो हैं वो चल रहे हैं। सीधे अपने सहयोगी जुल्फी के पास चलते हैं। जुल्फी बताइए, दोनों पार्टियों का कहना है 20 में 20 वही जीत रहे हैं। बिल्कुल बाबा, छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के मतदान होने के बाद दोनों पॉलिटिकल पार्टियां, हालांकि जो चुनाव छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं वो सीधे तौर से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही माने जा रहे हैं। हालांकि सर्व आदिवासी समाज ने जो हमारा राज पार्टी बनाई उससे भी प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन दावा करते हुए सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही नजर आ रहे हैं। और दोनों का ये दावा है, यहाँ तक था कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में पटाखे तक फोड़वा दिए गए। कहा कि प्रथम चरण के मतदान में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी लीड ले रही है। तो अच्छी लीड का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक ही सीट थी और भारतीय जनता पार्टी ये मानने लगी है, जैसा कि डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, कि 15 से ज्यादा सीटें वो जीत रहे हैं। तो वहीं भूपेश बघेल की अगर बात करें तो वो तो 20 में 20 की बात कर रहे हैं। तो मतलब ये बिल्कुल साफ है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टियां डरी हुई हैं और ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि उनका पलड़ा भारी है। जो 70 विधानसभा सीटों में 17 तारीख को मतदान होना है, तो कार्यकर्ता जो है पूरी मुस्तैदी से लगा रहे, उसमें कहीं ये डाउट ना हो कि उनकी सरकार नहीं बन रही है, कांग्रेस नहीं जीत रही है या भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है। तो ऐसे में उनका जो डर है, उस डर को छुपाने के लिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरीके के समीकरण निकल के सामने आ रहे हैं बाबा, तो स्थितियां ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा है। क्यों? क्योंकि एक सीट उनके पास थी, अब बढ़ते बढ़ते वो सीटें 8 भी हो सकती हैं, 9 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं। और नुकसान अगर देखें तो कांग्रेस को है, क्योंकि कांग्रेस के पास 19 सीटें थी। ऐसे में दोनों पार्टियों का दावा करना इस बात के संकेत देता है कि कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि कहीं ये मैसेज ना चला जाए कि उनकी सीटें कम हो रही हैं, तो 70 विधानसभा जो हैं वहां पर उनका कार्यकर्ता काम करना छोड़ दे या वो निराश हो जाए, तो जिससे जितना नुकसान अभी है तो और आने वाले समय में ज्यादा हो सकता है। जरूर, सही कहा आपने जुल्फी। यदि बीजेपी की 1 से 2 भी हो जाए तो कहेंगे कि उन्हें 100% सफलता मिली है। जुल्फी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एनडीटीवी के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल में इतना ही। मनोजन भारती को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है। नमस्कार।